नमस्कार प्यारे बच्चों। अपना पर्सन बैंक का जो 12th क्लास का केमिस्ट्री का चल रहा है उसमें आज अपना लास्ट चैप्टर है ये। इससे पहले मैंने 10वां चैप्टर पहले करवा दिया आपको। इसके बाद अपना लास्ट चैप्टर 9वां ये। उसके बाद 10वां है जो हमने पीछे वाली क्लास में कर लिया है। और 9वें चैप्टर का नाम क्या है? एमीन, यानी एमीन्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके 10-12 मेन क्वेश्चन है वो इसमें हमें डिस्कस करने हैं। देखो पहला ऑब्जेक्टिव पर्सन है। पहला क्या है कि जलीय विलयन में मेथिल प्रतिस्थापित एमिनो के क्षारीय प्रबलता का सही क्रम क्या होगा। अगर कह रहा है कि अगर मेथिल लगा दिया जाए एमीन्स ग्रुप के साथ में, तब देखो मेथिल डाइमेथिलेमीन, मेथिलेमीन, ट्राइमेथिलेमीन, ये CH3 है, ट्राइमेथिलेमीन ऐसे जोड़ दिए जाए तो इसमें से प्रबलता क्रम कौन सा सबसे अधिक क्षारीय कौन सा होगा। तब याद रखो, ये याद रखो, अगर मेथिल जुड़ा हो ना ये रहेगा क्रम 1 2 2 1 3 213। ये याद रखो, अगर मेथिल जुड़ा हो 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री, तो 2 डिग्री ये रहा, 1 डिग्री ये रहा, 3 डिग्री ये रहा, तो क्रम कौन सा होगा? अपना पहला ऑप्शन ही सही है, 2 डिग्री, 1 डिग्री और 3 डिग्री। इसके बाद देखो अपना अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि पहले तो ये क्या है, C6H5 है ये, ठीक है ना, इस तरह से NH2। ये है एनिलीन, क्या है ये? एनिलीन है। और एनिलीन की हमने सोडियम नाइट्राइड प्लस HCl के साथ रिएक्शन करवाई, और ये जो है ना इसको बोलते हैं डाई एजोटीकरण रिएजेंट है ये, डाई एजोटीकरण। क्या काम करेगा ये करेगा NH2 समूह को चेंज कर देगा, डाई एजो समूह में चेंज कर देगा। इसका मतलब एनिलीन सोडियम नाइट्राइड प्लस HCl से रिएक्शन करेगा ना, तब क्या बनेगा? पहले ये बनेगा, देखो ऐसे, ये है हमारे पास एनिलीन, दे रखा है C6H5NH2 और सोडियम नाइट्राइड NaNO2 साथ में HCl, ये डाई एजोटीकरण रिएजेंट है। इससे रिएक्शन करवाएंगे ना तो NH2 ग्रुप का परिवर्तन किस में हो जाएगा? डाई एजो समूह में, N2Cl। इसको बोलते हैं डाई एजोनियम क्लोराइड। और इसकी फिर रिएक्शन करवानी किससे? कॉपर चूर्ण प्लस HCl के साथ, और इसको बोलते हैं गाटरमान रिएजेंट। ये गाटरमान अभिक्रिया हो रही है आगे, और गाटरमान होगी तो ये हट जाएगा पूरा ग्रुप, और यहाँ जुड़ जाएगा Cl, तो क्या बन जाएगा? क्लोरो बेंजीन बन जाएगा। इसका मतलब हमारे पास X क्या बनेगा यहाँ पर? वो बनेगा डाई एजोनियम क्लोराइड वाला साल्ट। और यहाँ पर Y क्या बनेगा? यहाँ Y ये क्या बनेगा? ये बनेगा क्लोरोबेंजीन। अब देखो ऑप्शन मिला लो, डाई एजोनियम क्लोराइड ये रहा, प्लस बेंजीन या क्लोरोबेंजीन, तो दोनों बन गए। ये हमारा इसके अंदर भी कौन सा हो गया? पहला ऑप्शन अपना सही हो गया। इसके बाद देखो अपना तीसरा क्वेश्चन, और तीसरे के अंदर क्या है कि अम्लीय माध्यम में टिन प्लस HCl से नाइट्रोबेंजीन नाइट्रोबेंजीन का अपचयन करवाने पर क्या प्राप्त होगा उत्पाद के रूप में? तो नाइट्रो समूह का परिवर्तन एमिनो समूह में हो जाएगा, होते ही क्या बन जाएगा? एनिलीन का क्या हो जाएगा? निर्माण हो जाएगा। इसके बाद देखो अगला 5वां प्रश्न, हिंसवर्ग अभिकर्मक क्या है? किसको बोलते हैं हिंसवर्ग अभिकर्मक? इसको बोलते हैं, ध्यान रखना, आयु बेंजीन पर जोड़ दें SO2Cl, इसको बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। क्या नाम है इसका? नाम बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड है ये। तो इसका उत्तर कौन सा हो गया? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड इसका सही उत्तर हो गया, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। इसके बाद देखो अपना अगला प्रश्न नंबर 6 और 6 में क्या है कि पिक्रिक, क्या लिखा है? क्लोरोपिक्रिन का सूत्र क्या है? अगर क्लोरोफॉर्म है ना, इसकी रिएक्शन करवा दें नाइट्रिक एसिड से। किससे करवा दें? नाइट्रिक एसिड से। तो यहाँ से H है ना क्लोरोफॉर्म का, वो H है ना वो चेंज किस में हो जाएगा? हट जाएगा, और वहां लग जाएगा NO2 ग्रुप लग जाएगा, वहां पर क्या लग जाएगा? NO2 ग्रुप। तो यहाँ ये क्लोरोफॉर्म है और ये क्रिया, तो NO2 ग्रुप लग जाएगा कहां पर? इस H के स्थान पर, तो क्या बन जाएगा? CNO2Cl3। इसको बोलते हैं क्लोरोपिक्रिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोरोपिक्रिन बोलते हैं। इसका मतलब फॉर्मूला क्या होगा? ये CNO2Cl3। इसका भी पहला ऑप्शन सही है, ठीक है ना, सब में पहला ऑप्शन सही कर रखा है। इसके बाद देखो अगला 7वां कि प्राथमिक द्वितीयक व तृतीयक एमीन विभेदित किए जा सकते हैं, यानी प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एमीन को विभेदित करने वाली रिएक्शन कौन सी होती है? कौन सी होती है? हिंसबर्ग परीक्षण द्वारा। किसके द्वारा? हिंसबर्ग विधि है या हिंसबर्ग परीक्षण के द्वारा प्राथमिक द्वितीयक व तृतीयक एमीन को विभेदित किया जाता है। इसका हम आगे पूरा अपने प्रश्न है, इसके हम आगे पूरी डिटेल पढ़ेंगे इसकी, ठीक है। इसके बाद देखो अगला प्रश्न, अगले में क्या है? पहला अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों में देखो, पहला प्राथमिक एमिनो के लिए आइसोसाइनाइड परीक्षण को समझाइए। क्या है आइसोसाइनाइड परीक्षण? क्या है
इसको कार्बिल एमीन अभिक्रिया भी बोलते हैं, है ना। देखो ये रहा कार्बिल एमीन परीक्षण, इसके अंदर ये भी सेम इसके समान ही है, तो इसको कार्बिल एमीन अभिक्रिया भी बोलते हैं, आइसोसाइनाइड परीक्षण को। अब देखो है क्या इसके अंदर, इस तरह से क्या होगा यूं, और ये प्राथमिक एमीन का टेस्ट है, ध्यान रखना। प्राथमिक एमीन जैसे CH3NH2 ये प्राथमिक एमीन है, 1 डिग्री एमीन, और इसकी क्रिया किससे करवाते हैं, क्लोरोफॉर्म के साथ CHCl3 प्लस साथ में क्षारीय माध्यम में जैसे KOH, क्षारीय माध्यम में रिएक्शन करवाएंगे ना। अब देखो यहां से 3 OH है और 3 H हो गए, 1 और 2 ये H, 3 तो क्या निकल जाएंगे H2O, 3 तो निकल गए H2O, प्लस 3 Cl है, 3 K है, 3 क्या निकल गए KCl निकल गए, प्लस अब क्या बचा, यहां बचा C, यहां बचा N, क्या बन गया CH3NC हो गया, NC। और ये क्या है, इसका नाम मेथिल आइसोसाइनाइड, क्या बन गया ये आइसोसाइनाइड का निर्माण हो गया, आइसोसाइनाइड। और इस आइसोसाइनाइड में है ना तेज दुर्गंध आती है, तेज दुर्गंध वाला कंपाउंड है ये। इस दुर्गंध को हम पहचान के प्राथमिक एमीन का परीक्षण कर सकते हैं कि दिया गया कंपाउंड क्या हमारे प्राथमिक एमीन है। प्राथमिक एमीन के टेस्ट के लिए इस आइसोसाइनाइड परीक्षण, इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट, यही इस अभिक्रिया का नाम है। ये कार्बिल एमीन क्या कहलाता है, ये कार्बिल एमीन है, इस अभिक्रिया को कार्बिल एमीन रिएक्शन भी कहा जाता है, ये कार्बिल एमीन अभिक्रिया भी है। तो ध्यान रखना है क्या लिखेंगे इसमें, थ्योरी में क्या लिखेंगे, ये प्राथमिक एमीन के परीक्षण में प्रयुक्त होता है, पहला पॉइंट। दूसरा क्या लिखेंगे कि प्राथमिक एमीन क्षारीय माध्यम में, क्या लिखेंगे प्राथमिक एमीन क्षारीय माध्यम में क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन करके, क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया करके आइसोसाइनाइड का निर्माण करता है जिसमें तेज दुर्गंध आती है, और इसकी सहायता से प्राथमिक एमीन का परीक्षण किया जाता है, प्राथमिक एमीन को पहचाना जाता है। इसे आइसोसाइनाइड परीक्षण कहते हैं, या इसे कार्बिल एमीन परीक्षण भी या कार्बिल एमीन अभिक्रिया भी कहा जाता है, ये लिखना है, ठीक है। इसके बाद देखो अपना अगला प्रश्न, अगले में क्या है, ए और अभिक्रिया पूरा करके और ए और बी को पहचानो। अब देखो पहले तो ये इस तरह से, पहले तो क्या है नाइट्रोबेंजीन है, पहले तो क्या दे रखा है C6H5NO2, इसका करवाया रिडक्शन 6H, और किसकी उपस्थिति में 3 प्लस HCl की प्रेजेंस में, ये लिखा है ना 3 प्लस HCl की प्रेजेंस में 6H काम में आ रहे हैं, और यहाँ पर क्या बनेगा, अब देखो इसका ऑप्शन होगा ना 6H काम में आ रही है, 6 आ रहे हैं तो 4 तो H2 के रूप में 2 के साथ निकल जाएंगे, 2 यहाँ जुड़ जाएंगे, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ये एनिलीन का निर्माण हो जाएगा, तो ये बन गया एनिलीन। साथ में क्या निकल गए, 2 क्या निकल गए H2O, क्या बन गया ये बन गया एनिलीन, तो ए तो क्या बन गया एनिलीन बन गया। फिर इसकी रिएक्शन किससे करवाई है, सोडियम नाइट्राइट NaNO2 प्लस HCl की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन, तो यानी नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया करवाते हैं एनिलीन की, और नाइट्रस अम्ल प्राप्त करने के लिए रिएक्शन के अंदर सोडियम नाइट्राइट और HCl डालते हैं, ये क्रिया करके नाइट्रस अम्ल बनाते हैं, और इससे रिएक्शन करेगा तब होगा क्या इस तरह से, तो ये NH2 समूह है, ये चेंज हो जाएगा डाईएजो समूह में, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, ये बन गया बी, क्या बन गया बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड का निर्माण हो गया। तो ए तो हो गया एनिलीन, बी क्या हो गया बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड बन गया, ये आपको पहचानना था, ठीक है। इसके बाद देखो अपना अगला प्रश्न, अगला क्या है, अगला प्रश्न है एनिलीन की अनुनादी संरचनाएं बनाइए। ये प्रश्न 2-3 बार आगे इसके अंदर पीडीएफ में है ना, 2-3 बार टाइप कर दिए, इसको ध्यान नहीं दिया। एनिलीन की अनुनादी संरचनाएं बनाइए। अब एनिलीन की अनुनादी संरचना कैसे बनाएं, थोड़ा ध्यान रखना है। ऐसे देखो यूं एनिलीन की अनुनादी संरचनाएं बना दें, यूं नाइट्रोजन ये सॉरी बेंजीन, और इसमें 3 पाई बॉन्ड और NH2 लगाया, इसके पास एक लोन पेयर, तो इसकी बनाए अनुनादी संरचनाएं, बनाओगे ना ये लोन पेयर यहाँ बॉन्डिंग करे, बॉन्डिंग करेगा तो ये पाई बॉन्ड कहाँ जाएगा इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा, तो अगली स्ट्रक्चर ये बन जाएगी ऐसे, यूं यहाँ डबल बॉन्ड और NH2, यहाँ चार्ज क्या आ गया प्लस, यहाँ पर चार्ज क्या हो गया माइनस, ये 2 बॉन्ड बन गए ऐसे इस तरह से। फिर अगली संरचना में इस माइनस से यहाँ बॉन्डिंग की, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, तो अगली स्ट्रक्चर ये बन गई ऐसे इस तरह से, डबल बॉन्ड
NH2 यहाँ प्लस ये बॉन्ड यहाँ बन गया, ये है ही, माइनस यहाँ आ गया। अगली बार माइनस यहाँ बॉन्डिंग की इसके साथ ये पाई बॉन्ड आगे आ जाए, तो अगली संरचना ये बन जाए ऐसे, इस तरह से। ये बंद बन गया, यहाँ माइनस और डबल बॉन्ड NH2 और यहाँ चार्ज क्या है प्लस। फिर अगली संरचना वापस ये बॉन्ड यहाँ बना ले, ये वापस अपने स्थान पे चला जाए, तो अगली संरचना ये बन जाए ऐसे। दो बंद है, एक और बन गया 3 और यहाँ NH2 वापस लोन पेयर। ये क्या बन गई, क्या बन गई, ये एनिलीन की क्या बन गई, अनुनादी संरचनाएं बन गई ये इस तरह से। तो आपको ये एनिलीन की अनुनादी संरचनाएं आपको बनानी आनी चाहिए, ठीक है ना। ये आपको लिखना है अगर आ जाए तो प्रश्न। फिर देखो निम्न पर टिप्पणी लिखिए, इन पर शॉर्ट नोट लिखना है। पहला है डाई एजोटीकरण, दूसरा है हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया, प्राथमिक एमीन बनाने की अभिक्रिया है ये। कार्बिल एमीन परीक्षण अभी देख लिया हमने, बार बार करने की आवश्यकता नहीं है। ग्रेबिल थैलेमाइड संश्लेषण क्या वो करना है, 3 मेन करनी है। अब देखो कैसे करेंगे। पहला है डाई एजोटीकरण, डाई एजोटीकरण, डाई एजोटीकरण। और डाई एजोटीकरण में क्या लिखेंगे, इस तरह से क्या लिखेंगे कि एनिलीन या प्राथमिक एमीन, एलिनिल एनिलीन की अभिक्रिया सोडियम नाइट्राइट NaNO2 प्लस HCl मिश्रण के साथ करवाने पर NH2 समूह का परिवर्तन डाईएजो समूह में हो जाता है, डाईएजो समूह में हो जाता है। इस क्रिया को डाईएजोटीकरण कहा जाता है, डाईएजोटीकरण कहा जाता है। और अगर आप अन्य प्रकार से लिखना चाहिए तो ऐसे लिख सकते हो, बोल देता हूं मैं, आप इसको उतार लेना। क्या लिखोगे कि जब प्राथमिक एमीन या कहते हैं एनिलीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल से करवाई जाए तो एनिलीन में NH2 या प्राथमिक एमीन में NH2 समूह डाईएजो समूह में बदलकर डाईएजोनियम हैलाइड लवण का निर्माण करता है। इस अभिक्रिया में नाइट्रस अम्ल प्राप्त करने के लिए मिश्रण में सोडियम नाइट्राइट व HCl को उपयोग में लिया जाता है। फिर आपको रिएक्शन लिखनी नीचे, और रिएक्शन में देखो ऐसे इस तरह से रिएक्शन लिख देंगे। ये है एनिलीन और इस तरह से सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl, इस तरह से चेंज किस में हो जाएगा, ये डाईएजो समूह में चेंज हो जाएगा, N2Cl प्लस माइनस। क्या बन गया ये बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। और इस क्रिया में टेम्परेचर चाहिए ना, वो 273 से 278 केल्विन के बीच में होता है। ये अभिक्रिया होती है, इसको डाईएजोटीकरण कहा जाता है। तो ये तो डाईएजोटीकरण है, ठीक है, कर लोगे। उसके बाद देखो दूसरा कार्बिल एमीन अभिक्रिया है ना। कार्बिल एमीन देखो मैंने ये लिखवा दी, बार बार आप इसको कर सकते हैं, इसी से बार बार हमें देखने की आवश्यकता नहीं। देखो ये रही कार्बिल एमीन अभिक्रिया। क्या लिखेंगे कि प्राथमिक एमीन क्षारीय माध्यम में क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया करके एक दुर्गंध युक्त यौगिक आइसोसाइनाइड का निर्माण करते हैं, जिसकी दुर्गंध से प्राथमिक एमीन की पहचान या परीक्षण किया जाता है। ये प्राथमिक एमीन के परीक्षण में काम में आने वाली अभिक्रिया है। इसे आइसोसाइनाइड परीक्षण या कार्बिल एमीन परीक्षण या कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहा जाता है। ये लिखना है बस, ठीक है, लिख लोगे इस तरह से। डाईएजोटीकरण हो गया। उसके बाद देखो फिर एक और है हमारे पास, और वो कौन सी है, ये होगी कार्बिल एमीन। इसके बाद हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। अगली क्या है, हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया।
हाफमान ब्रोमीमाइड अभिक्रिया, हाफमान। अब देखो है क्या, एमाइड ब्रोमीमाइड मतलब ब्रोमीन प्लस एमाइड, इसका मतलब क्या हो गया, हाफमान साइंटिस्ट के नाम से प्राथमिक एमीन बनाने की अभिक्रिया ये। क्या करेंगे, एमाइड है CH3CONH2 एमाइड, इसकी रिएक्शन कराएंगे किससे, किससे कराएंगे, ब्रोमीन के साथ करवाएंगे, और किसकी उपस्थिति में, क्षारीय माध्यम में, जैसे KOH ले लिया इस तरह से। तो यहाँ 4 KOH काम में आएंगे। तो देखो एक तो क्या बन जाएगा, दो तो बन जाएंगे KBr, दो तो बन जाएंगे KBr प्लस एक बन जाएगा ये K2CO3, ठीक है ना, प्लस एक बन जाएगा यहाँ इस तरह से CH3NH2, इस तरह से बन जाएंगे। और ये क्या बना है, ये प्राथमिक एमीन बन गया। ये प्राथमिक एमीन बनाने की अभिक्रिया, ये इसको बोलते हैं हाफमान ब्रोमीमाइड अभिक्रिया। तो क्या लिखेंगे कि क्षारीय माध्यम में, क्या लिखेंगे, क्षारीय माध्यम में एमाइड की अभिक्रिया ब्रोमीन से करवाने पर प्राथमिक एमीन प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया को हाफमान ब्रोमीमाइड अभिक्रिया कहा जाता है। फिर आप नीचे रिएक्शन लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद देखो तीसरी रिएक्शन, थर्ड, तीसरी तीसरी क्या है, ग्रेबिल थैलेमाइड संश्लेषण या ग्रेबिल थैलेमाइड अभिक्रिया, ग्रेबिल थैलेमाइड अभिक्रिया, ग्रेबिल थैलेमाइड अभिक्रिया ये है। क्या करेंगे, इसमें ग्रेबिल थैलेमाइड, थैलेमाइड काम में लेंगे, और ये भी प्राथमिक एमीन बनाने की अभिक्रिया, ये भी इससे प्राथमिक एमीन बनते हैं। देखो थैलिक एसिड है, थैलिक एसिड मतलब बिल्कुल पास पास रहे ना, यूं COOH पास पास रहे यूं, ये तो थैलिक एसिड है। ये थैलेमाइड बनाएंगे ना, इसको हटा दे बीच में से, एमाइड बनाएंगे, ये जुड़ जाएंगे आपस में ऐसे, और यहां यूं जोड़ दे, ये है, ये थैलेमाइड है, इसका नाम क्या है, ये थैलेमाइड है। इसकी रिएक्शन पहले करवाते हैं किसके साथ, क्षार के साथ KOH, इससे पोटेशियम साल्ट या सोडियम साल्ट प्राप्त होंगे। H हट जाएगा यहाँ से एक OH क्या निकल जाएगा बाहर, H2O, और K प्लस जुड़ जाएगा N के साथ, तो यूं रिएक्शन हो जाएगी। देखो इस तरह से ये बना देंगे, ये तो है ही C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O, और N है ही, और H हट गया, या क्या लग गया, अब K प्लस बन गया, और ये माइनस, ये क्या बन गया, पोटेशियम साल्ट है ये क्या, पोटेशियम लवण का निर्माण हो गया, पोटेशियम लवण। और इसकी क्रिया करवाएंगे फिर किससे, एल्किल हैलाइड, जैसे लिख देंगे C2H5Cl, इस तरह से। तो यहां से क्या निकलेगा, ये K प्लस, और यहां से Cl माइनस, वापस क्या निकल गया, KCl, और बाकी वाला एल्किल ग्रुप जुड़ जाए इस N के साथ, तो अगली कंडीशन में यूं बन जाएगा, देखो इस तरह से, ये है डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, N पे लग गया क्या, C2H5। अब इसका नाम क्या है, N एल्किल थैलेमाइड, या बोलते हैं N पर लगा हुआ एथिल समूह, N एथिल थैलेमाइड बोलते हैं। इसका करवाते हैं फिर आगे जल अपघटन। क्या करेंगे, इसका जल अपघटन, तो वापस ये थैलिक एसिड में चेंज हो जाएगा, ये तो वापस थैलिक एमल बना लेगा इस तरह से, प्लस साथ में क्या बन जाएगा, C2H5NH2, ये बन जाएगा। और ये क्या है, प्राथमिक एमीन। तो प्राथमिक एमीन बनाने की अभिक्रिया है, इसको बोलते हैं ग्रेबिल थैलेमाइड रिएक्शन या ग्रेबिल थैलेमाइड अभिक्रिया है। तो क्या करेंगे, थैलेमाइड की अभिक्रिया क्षारीय माध्यम में क्षार से करवाते हैं, इससे साल्ट बनेगा या लवण बनता है। इसकी अभिक्रिया एल्किल हैलाइड से करवाएंगे, जिससे क्या है, एन एल्किल थैलेमाइड बनेगा। फिर इस एन एल्किल थैलेमाइड का करवाएंगे आगे जल अपघटन, इससे क्या बनेगा, प्राथमिक एमीन का निर्माण हो जाता है। इसे बोलते हैं ग्रेबिल थैलेमाइड अभिक्रिया या ग्रेबिल थैलेमाइड संश्लेषण कहते हैं। ये आपको याद रखना है। अब देखो हमारे तीन होगी ना, ये डाई एजोटिकरण हो गया, हाफमान ब्रोमीमाइड होगी, कार्बिल एमीन बता दिया मैंने, और थैलेमाइड संश्लेषण भी अपना हो गया ये, ठीक है। इसके बाद देखो अपना पांचवा प्रश्न, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है ये, छोटा ही है। क्या कारण है कि एरोमेटिक डाईएजोनियम लवण एलिफेटिक डाईएजोनियम लवण की तुलना में अधिक स्थायी होते हैं। अब याद रखना, दो ही लाइन लिखनी है बस, कि एरोमेटिक डाईएजोनियम साल्ट, उसमें बेंजीन रिंग होती है, बेंजीन वाले ऐसे लिखोगे ना,
और बेंजीन वाले होने के कारण इस तरह से N2 प्लस Cl माइनस, ये एरोमेटिक डाइएजोनियम साल्ट है। और एलिफेटिक में यू CH3 N2 प्लस Cl माइनस, ये एलिफेटिक डाइएजोनियम होने। एरोमेटिक में क्या बेंजीन रिंग होने के कारण ये अब अनुनाद में भाग ले सकता है, तो यहाँ पर क्या अनुनादी संरचनाएं बनेगी, इसमें अनुनाद उपस्थित है। जिसके अंदर अनुनाद होना वो उतना अधिक क्या होता है, स्थायी होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, कोई अनुनादी संरचनाएं नहीं बनती, इसलिए क्या ये कम स्थायी होता है। दो लाइन लिखनी, क्या लिखनी है कि एरोमेटिक डाइएजोनियम लवण में अनुनादी संरचनाएं बनने के कारण ये अधिक स्थायी होता है, जबकि एलिफेटिक डाइएजोनियम लवण में अनुनादी संरचनाएं नहीं बनने से क्या ये कम स्थायी होता है। ये याद रखना बस। फिर देखो अगला क्या है, क्या होता है जब एनिलीन के जलीय विलयन में ब्रोमीन जल मिलाया जाता है, यानी एनिलीन के जलीय विलयन में ब्रोमीन जल मिलाएं। इस तरह से देखो यूं, ये है एनिलीन और इसके ये एनिलीन और इसके जलीय विलयन में ब्रोमीन यानी जल, मतलब ब्रोमीन जल मिलाया जाए, ये ब्रोमीन जल है, ये मिलाया जाए, तब इसके सभी ऑर्थ और पैरा पर क्या है, ब्रोमीन या Br ग्रुप लग जाएगा, सभी ऑर्थ और पैरा पर। इस तरह से क्या हो जाएगा, ये NH2, यहां भी लग गया Br, यहां भी लग गया Br और यहां भी लग गया Br। क्या बन गया ये ट्राइब्रोमो एनिलीन, या क्या लिखेंगे 2 4 6, 1 2 3 4 5 6, 2 4 6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन का निर्माण हो गया। इस तरह से तो क्या बनेगा 2 4 6 ट्राइब्रोमो एनिलीन बनता है, इसकी ब्रोमीन जल के साथ एनिलीन की अभिक्रिया करवाने पर। ये रिएक्शन आपको लिखनी है बस। फिर देखो दोबारा आ गया प्रश्न, ये क्या है, एनिलीन की अनुनादी संरचना अभी बनाई है हमने, वहां से देख लोगे आप। इसके बाद देखो अपना अगला, एनिलीन के डाइएजोटीकरण से क्या अभिप्राय, अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। अभी लिखा हमने डाइएजोटीकरण, देखो इस तरह से, ये आपको इसमें दोबारा वही लिखना है डाइएजोटीकरण, ये अपमान, ये है डाइएजोटीकरण, सेम वही लिखना है, ठीक है कर लोगे ये डाइएजोटीकरण, दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद देखो अगला प्रश्न, अगला क्या है, एनिलीन एनिलीन की निम्नलिखित के साथ होने वाली अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ रिएक्शन करवाएंगे, ब्रोमीन जल ये लिखा दी मैंने, ब्रोमीन जल अभी करवाया है, नाइट्रीकरण मिश्रण से करवाएंगे, और एक और है तो था क्षार की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म से करवाएं। ये 4 रिएक्शन है किसकी, एनिलीन की। किससे करवाएं, पहले तो हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ, इस तरह से पहली तो है हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ एनिलीन की अभिक्रिया, यूं करवा देंगे एनिलीन NH2, रिएक्शन किससे करवाएं, हिंसबर्ग अभिकर्मक, किसको बोलते हैं हिंसबर्ग अभिकर्मक, इस तरह से बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड C6H5SO2Cl, तो यहां से क्या निकलेगा, यहां से Cl और यहां से एक H निकाल दे, तो क्या बन जाएगा ऐसे, इस तरह से टेढ़ा करके लिख दूं मैं, यहाँ क्या बच गया NH, फिर यहाँ क्या रह गया SO2 और यहाँ C6H5 प्लस साथ में क्या निकल गया HCl बाहर निकल गया। अभी क्या बन गया, ये बन गया एन फेनिल बेंजीन सल्फोनेमाइड, क्या बन गया एन फेनिल बेंजीन सल्फोनेमाइड का निर्माण हो गया, एन फेनिल बेंजीन सल्फोनेमाइड का निर्माण इस अभिक्रिया में हो गया। एनिलीन की अभिक्रिया किससे करवाई, हिंसबर्ग अभिकर्मक, जिसको बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ। एक तो ये रिएक्शन है, दूसरी क्या है ब्रोमीन जल के साथ रिएक्शन, अभी लिखिए आपने ब्रोमीन जल के साथ रिएक्शन करवाई एनिलीन की, क्या बनेगा ट्राइब्रोमो एनिलीन का निर्माण हो जाएगा, इस तरह से ब्रोमीन जल के साथ रिएक्शन करवाएं तो क्या बनेगा ट्राइब्रोमो एनिलीन का निर्माण हो जाएगा, NH2 क्या बन गया यहाँ Br, यहाँ लग गया Br और यहाँ लग गया Br, क्या ये 1 पहला कार्बन, दूसरा दूसरे पे है 3, चौथे पर है फिर 5, फिर छठे पे, तो 2 4 6 ट्राइब्रोमो एनिलीन क्या बन गया
2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन का निर्माण हो गया। एक ये फिर देखो तीसरी रिएक्शन क्या है, नाइट्रीकरण मिश्रण के साथ करवाएं एनिलीन की अभिक्रिया नाइट्रीकरण मिश्रण के साथ। अब इसकी अलग से एक रिएक्शन और आएगी बाद में आपकी, जो आपके एग्जाम में पूछते हैं। एनिलीन की अभिक्रिया नाइट्रीकरण मिश्रण के साथ करवाएं, यानी क्या काम में लें, सांद्र नाइट्रिक एसिड कंसंट्रेट HNO3 सांद्र नाइट्रिक एसिड प्लस सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में रिएक्शन करवाएं तो NO2 ग्रुप जुड़ेगा। अब देखो यहाँ पर जो है ना उत्पाद थोड़े से अजीब बनते हैं, थोड़े से आपको याद रखने हैं ये, ऐसे ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन, इसके साथ पेरा नाइट्रो एनिलीन भी बनेगा। मुख्य उत्पाद ये बनने चाहिए, लेकिन साथ में इसमें मेटा नाइट्रो एनिलीन का भी निर्माण हो जाता है। अब इसका रीजन क्या है वो आगे करेंगे। ये मेटा नाइट्रो एनिलीन अब वास्तव में होता क्या है, ये तो बनता है पेरा वाला तो 51% और ऑर्थो वाला ना ये 1% बनता है, ये तो 2% ऑर्थो वाला, और ये जो है ना मेटा वाला ये 47% बन जाता है। ये इस तरह से मेटा वाला हिसाब से बनना नहीं चाहिए लेकिन बनता है। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन हम बाद में आगे करेंगे। तो ऑर्थो का 2%, पेरा 51 और मेटा भी बन गया। मेटा नहीं बनना चाहिए क्योंकि NH2 ग्रुप जो है ना ये ऑर्थो पेरा डायरेक्टिव है, आने वाले ग्रुप को ऑर्थो पेरा भेजता है, लेकिन यहाँ मेटा पर भी आ गया। इसका रीजन क्या है उसके बाद अलग से इसका पर्सन करेंगे। अब देखो एक तो ये, उसके बाद चौथा पर्सन जो है ना ये देखो, एलिनिन की अभिक्रिया क्षार की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म से, वापस वही आ गया, कौन सी, कार्बिलेमिन अभिक्रिया बोल दे या आइसोसाइनाइड फ्रिक्शन बोल दें। एनिलीन की अभिक्रिया क्षारीय माध्यम में क्लोरोफॉर्म से करवाएं, ऐसे क्षारीय माध्यम में क्लोरोफॉर्म से करवाएं, तब क्या बनेगा, वापस वही आइसोसाइनाइड का निर्माण हो जाएगा। प्लस साथ में क्या निकलेंगे, KCl निकल जाएंगे, प्लस साथ में क्या निकलेंगे, H2O का निर्माण हो जाएगा। इस तरह से क्या बन गया, ये आइसोसाइनाइड बन गया ये, और इसको कार्बिल एमीन अभिक्रिया भी कहते हैं। आइसोसाइनाइड का निर्माण हो जाएगा। याद रखो क्षारीय माध्यम में क्लोरोफॉर्म आ जाए एनिलीन के साथ या प्राथमिक एमीन के साथ तो हमेशा क्या बनेगा, आइसोसाइनाइड ही बनेगा, ध्यान रखना ये कर लोगे। इसके बाद देखो अपनी अगली प्रश्न ये रहा जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, मेटा वाला उत्पाद क्यों बनता है, इसका रीजन क्या, कारण क्या है। देखो क्या है, यद्यपि एमिनो समूह इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में ऑर्थो व पेरा निर्देशक है, मतलब आने वाले ग्रुप को ऑर्थो पेरा भेजता है, लेकिन एनिलीन का नाइट्रीकरण द्वारा मेटा नाइट्रो एनिलीन देता है। क्यों ये मेटा देता है, इसका कारण क्या है वो देखना है। देखो यहाँ पर चर्चा क्या करनी है हमें, इस तरह से कि एनिलीन है और इसकी डायरेक्ट अगर रिएक्शन करवाए ना हम, क्या करवा दें, एनिलीन का डायरेक्ट नाइट्रीकरण करवा दें, कुछ और अन्य उपचार ना करें, नाइट्रिक एसिड प्लस सांद्र H2SO4, तो सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में NH2 ग्रुप है ना, ये देखो क्षारीय प्रकृति का होता है, तुरंत क्या करेगा, ये अम्ल है, अम्ल से तुरंत H+ ले लेता है ये, और H+ लेते ही ये एनिलीनियम आयन बन जाता है। ये अब एनिलीन नहीं रहा, ये क्या बन गया, एनिलीनियम आयन बन गया, ये ऐसे H लेते ही प्लस ये बन गया एनिलीनियम आयन, एनिलीनियम आयन बन गया ये एनिलीनियम आयन। और ये एनिलीनियम आयन जो है ना ये क्या होता है, ये मेटा डायरेक्टिव होता है, जो आने वाले ग्रुप है ना उसको कहाँ जोड़ेगा, ये मेटा ग्रुप पे जोड़ेगा, इसलिए अभिक्रिया जो होगी ना फिर यहाँ पर मेटा ग्रुप पे जुड़ेगा, कौन सा, NO2 ग्रुप, तो मेटा पे लग जाएगा ऐसे, क्योंकि इसकी अनुनादी संरचना बनाएंगे ना, इसके अगर अनुनादी संरचना बनाएंगे तो ये बॉन्ड देखो यहाँ आएगा ऐसे, यहाँ आएगा तो यहाँ चार्ज क्या आ जाएगा प्लस, फिर ये आएगा प्लस, यहाँ आ जाएगा, ये आएगा प्लस, ऑर्थो पेरा प्लस आएगा, इसलिए आने वाला ग्रुप इलेक्ट्रॉन से नहीं जो है वो ऑर्थो पेरा पे नहीं जुड़ेगा, जुड़ेगा फिर मेटा पे जुड़ेगा, इसलिए अभिक्रिया में है ना अब एनिलीनियम आयन है ना ये NH3, आने वाले ग्रुप का जोड़ेगा मेटा पे जोड़ेगा, तो हमें क्या बनता है, मेटा नाइट्रो एनिलीन का निर्माण होता है। इस तरह से आगे फिर इसको चेंज कर दे NH2 में, मेटा नाइट्रो एनिलीन का निर्माण होता है, मुख्य उत्पाद ये बनता है। लेकिन हमें क्या करना है,
तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, देखो यदि एनिलीन का, सर गेट बंद करना, सर गेट बंद करना एक बार। यदि क्या लिखना है, यदि एनिलीन है, एनिलीन का सीधा ही नाइट्रीकरण करवाया जाए तो NH2 समूह अम्लीय माध्यम में एनिलीनियम आयन में परिवर्तित हो जाता है, जो कि मेटादिष्टकारी होता है। इसलिए प्राप्त होने वाला उत्पाद मेटा उत्पाद प्राप्त होता है, मेटा नाइट्रो एनिलीन प्राप्त होता है, ये लिखना है। फिर इसमें अब क्या करें सुधार, कि हमें ऑर्थोपेरा चाहिए, तब क्या लिखते हैं, इसलिए NH2 समूह का पहले एसिटिलीकरण करवाया जाता है, जिससे इस समूह को बांध दिया जाता है, और फिर इसका नाइट्रीकरण करवा के जल अपघटन करा के ऑर्थोपेरा उत्पाद प्राप्त करते हैं। कैसे, देखो अगर इसका सॉल्यूशन करना हो ना, हमें ऑर्थोपेरा चाहिए, तो क्या करेंगे, पहले NH2 ग्रुप है ना, इसका हम पहले उपचार करेंगे, इसको हम बांध देंगे, NH2 ग्रुप को पहले बांध देते हैं, इसका कराते हैं पहले एसिटिलीकरण, क्या करवाएंगे, CH3COCl एसिटिलीकरण करवाएंगे, और एसिटिलीकरण करवाएंगे ना, अब देखो ऐसे बन जाएगा ये, इस तरह से एसिटिलीकरण कराते ही इस तरह से, यहां NH, फिर यहां CO CH3, इस तरह से, तो ये फेनिल एसिटेमाइड का निर्माण हो गया, एन फेनिल एसिटेमाइड ये बन गया। अब इसका क्या करवाएंगे, आगे नाइट्रीकरण करवाएंगे इसका, अब HNO3 से, अब नाइट्रिक एसिड H2SO4 डालोगे ना, अब ये ग्रुप एनिलीनियम में चेंज नहीं होगा, अब ये चेंज नहीं होगा, और नहीं होगा तो इस तरह से, इससे क्या है, ऑर्थो और पेरा उत्पाद बन जाएंगे अब, क्योंकि ये ग्रुप है ना ऑर्थो पेरा दिष्टकारी, अब ये इस तरह से ऑर्थो नाइट्रो एन फेनिल एसिटेमाइड और एक पेरा जुड़ जाए इस तरह से, इस CH3 और पेरा पे, फिर कराते हैं इसका जल अपघटन, जल अपघटन, इसका जल अपघटन करवाओगे ना, ये ग्रुप टूट जाएगा, ये तो क्या निकल जाएगा बाहर, CH3COOH, CH3COOH एसिटिक एसिड, ऐसे इसके अंदर CH3COOH एक निकल गया एसिटिक एसिड, और H जुड़ जाएगा इस NH पर, वापस NH2 हो जाएगा ये, ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन बन गया, इधर क्या बन जाएगा, ऐसे ही पेरा नाइट्रो एनिलीन बन जाएगा, ऐसे ये बन गया पेरा नाइट्रो एनिलीन, तो ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन ये बन गया पेरा नाइट्रो एनिलीन का निर्माण हो गया। इसलिए डायरेक्ट नाइट्रीकरण इसका नहीं करवाते हैं, इसका पहले एसिटिलीकरण करवाते हैं, क्यों, ऐसे पूछ लिए, तब क्या लिखना है कि एनिलीन का सीधा ही नाइट्रीकरण करवाने पर NH2 समूह अम्लीय माध्यम में एनिलीनियम आयन में परिवर्तित हो जाता है, जो कि मेटादिष्टकारी होता है, इसलिए इसका नाइट्रीकरण करवाने पर मेटा उत्पाद प्राप्त होता है। यदि ऑर्थो व पेरा उत्पाद प्राप्त करने हो तो पहले एसिटिलीकरण या ये एनिलीन का पहले एसिटिलीकरण करवा के NH2 समूह को बांध दिया जाता है, फिर इसका नाइट्रीकरण करवा के ऑर्थो और पेरा उत्पाद प्राप्त करके जल अपघटन करते हैं, जिससे ऑर्थो नाइट्रोएनिलीन और पेरा नाइट्रोएनिलीन प्राप्त होते हैं, ये लिखना है, ठीक है ना। तो पहले अगर ये आ जाए ना कि एनिलीन का नाइट्रीकरण करवाने पर ऑर्थो नाइट्रो या ऑर्थो उत्पाद प्राप्त होता है, क्यों, पीछे वाला लिखना है, उतना ही, इतना लिखना है बस, ये वाला ऑर्थो ये सॉरी कि एनिलीन का नाइट्रीकरण कराने पर मेटा उत्पाद प्राप्त होता है, क्यों, तो ये लिखना है, ठीक है। और अगर ये आ जाए कि एनिलीन का सीधा ही नाइट्रीकरण करवाने पर ऑर्थोपेरा उत्पाद प्राप्त नहीं होते, क्यों, तब वो लिख के और फिर ऐसे लिखना है कि इसको बांध के फिर हम ऐसे, या फिर ये पूछ ले कि एनिलीन का नाइट्रीकरण करवाने से पहले इसका एसिटिलीकरण करवाते हैं, क्यों, तो ये लिखना है एसिटिलीकरण करवा के ऐसे ऑर्थोपेरा उत्पाद प्राप्त करने पड़ेंगे, ठीक है। इसके बाद देखो अपना अगला प्रश्न, अगला क्या है, हिंसबर्ग अभिकर्मक की सहायता से प्राथमिक द्वितीयक व तृतीयक एमीन में विभेद किए या इनको पृथक कर लिए, पृथक करना, एक तो ये एक एरोमेटिक डाइएजोनियल लवण अधिक स्थायी एलिफेटिक्स दोबारा आ गया, ये पीछे हमने लिख लिया है कि एरोमेटिक डाइएजोनियल लवण में क्या है, अनुनादी संरचनाएं पाई जाती है,
जिससे स्थायी होता है, जबकि एलिफेटिक डाइएजोनियम लवण में अनुनादी संरचनाएं नहीं बनती, इसलिए क्या अस्थायी होता है। ठीक है ना। एनिलीन की अनुनादी संरचनाएं पीछे आ गई, दोबारा प्रश्न आया तीसरी बार। ठीक है, ये आ गया अपना। अब हमें एक प्रश्न करना लास्ट, ये हिंसवर्ग अभिकर्मक की सहायता से प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक एमीन में विभेद कैसे करेंगे समझाओ। और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, थोड़ा याद रखना। ये देखो, अब हिंसवर्ग अभिकर्मक है, हिंसवर्ग अभिकर्मक की सहायता से प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन का पृथक्करण कैसे करें। अब देखो क्या लिखना है, प्राथमिक एमीन 1 डिग्री एमीन क्या करेगा, जैसे 1 डिग्री एमीन लिख दिया मैंने, CH3 CH2 NH2 1 डिग्री एमीन, प्लस रिएक्शन किससे करवाएं, वही बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड SO2Cl। और ये क्या है, हिंसवर्ग अभिकर्मक है, हिंसवर्ग अभिकर्मक, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड हिंसवर्ग अभिकर्मक है ये। इससे प्राथमिक एमीन, ये के प्राथमिक एमीन है इस तरह से, और ये रिएक्शन करेगा, रिएक्शन करेगा ना, तो एक H और एक Cl निकाल दे, HCl। अब देखो कैसे जोड़ोगे, CH3 फिर CH2 फिर यहाँ पर NH2 था, एक H निकल गया, डायरेक्ट लग गया अब कौन, SO2Cl, SO2। अब Cl यहाँ से निकल रहा है, तो यहाँ C6H5। अब क्या बन गया, ये बन गया N एथिल बेंजीन सल्फोनेमाइड। और ये क्या होता है, ये होता है ठोस, ठोस अवक्षेप के रूप में अलग हो जाएगा। इसका करवाएं फिर आगे क्षार से क्रिया, KOH या NOH से, इससे क्या इसका सोडियम या पोटेशियम साल्ट प्राप्त हो जाएगा। ये जल के अंदर क्या घुलनशील होता है, यहाँ लग जाएगा K+, बाकी ऐसे C6H5, ये क्या है, पोटेशियम साल्ट हो गया। ये जल के अंदर विलय होता है, इसको अलग कर लेंगे, अलग करके प्राथमिक एमीन हमें अलग प्राप्त हो जाएगा। दूसरा क्या है, सेकंड द्वितीयक एमीन, द्वितीयक एमीन से, द्वितीयक एमीन से बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से करवाएं, द्वितीयक एमीन ये CH3 CH2 CH3 CH2 और NH, ये द्वितीयक एमीन क्या है, 2 डिग्री एमीन। क्रिया कराएं बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से C6H5 SOCl, इससे करवाएं, यहां से HCl निकाल दें, HCl निकालते ही क्या होगा, -HCl। और यहाँ निकाल के इसे ऐसे कर देंगे CH3 CH2 CH3 CH2 फिर यहाँ N, अब H निकल गया, क्या बच गया यहाँ SO2 और C6H5, इस तरह से। अब ये क्या बन गया, ये बन गया N डैश डाई एथिल बेंजीन सल्फोनेमाइड, बेंजीन सल्फोनेमाइड। अब ये क्षार से रिएक्शन नहीं करता, ये सल्फोनेमाइड, ये क्या है, तेलीय द्रव होता है, ये तेलीय। क्षार डालेंगे ना यूं आगे NaOH या KOH, उसके साथ रिएक्शन है नहीं करेगा, ये तेलीय द्रव, इसको अलग कर लेंगे। और फिर 3 डिग्री है, 3 डिग्री एमीन, और 3 डिग्री होता है ना, उसमें इस तरह से CH3 CH2 फिर CH3 फिर CH2 फिर CH3 फिर CH2 और N लग गया, प्लस बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ये यहाँ पर N के पास कोई H नहीं है, H नहीं है तो ये रिएक्शन नहीं करेगा। तो क्या करेंगे कि आपके पास 3 बोतल हैं, 3 बोतलों में क्या अलग अलग प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन अलग अलग है, इसको पहचानना है, या आपके पास इन तीनों का मिश्रण है उसको अलग अलग करना है। उस अवस्था में क्या करेंगे, उस मिश्रण में डालेंगे पहले हिंसवर्ग अभिकर्मक बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड डालेंगे, तो N एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड, एथिल लगाया तो यहाँ एथिल हो गया, यहाँ अगर R लगा दूं तो R लगा देना, यहाँ एल्किल हो जाएगा, तो N एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड बनेगा, जो ठोस होता है। उसको क्या करेंगे, निथार के अलग कर लेंगे, अलग हो जाएगा ये। उसके बाद उसकी क्षार से क्रिया करवाएंगे,
कराएंगे तो सोडियम में पोटेशियम साल्ट बन जाएगा, वो जल के अंदर घुल जाएगा। उससे प्राथमिक एमीन अलग कर लेंगे। उसके बाद जब इस वर्ग का विक्रमक डालेंगे द्वितीयक एमीन जो है ना वो क्या करेगा, इस प्रकार से रिएक्शन करके तेलीय परत बना लेगा, ऊपर तेल की तरह आ जाएगा, उसको हम निथार के अलग कर लेंगे। और ये क्षार के साथ रिएक्शन नहीं करता, क्षार में घुलता नहीं है, उसको हम द्वितीयक एमीन अलग हो जाएगा। और तृतीयक है, लास्ट मिश्रण में क्या बचा, तृतीयक एमीन बचा है, ये क्या बेंजीन सल्फोनिमाइड से रिएक्शन है नहीं करेगा, लास्ट मिक्सर में रह गया 3 डिग्री एमीन रह गया, उसको हम अलग कर लेंगे। तो प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एमीन को पृथक्करण करने की ये हिंसवर्ग विधि बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, हिंसवर्ग विधि नाम लिखा हुआ जाए या हिंसवर्ग परीक्षण लिखा हुआ जाए या प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एमीन को अलग करने की विधि का नाम लिखा हुआ जाए या कैसे पूरा वर्णन आ जाए, इस तरह से आपको प्राथमिक से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, द्वितीयक से करेगा तो क्या बनेगा, तृतीयक से रिएक्शन करता है या नहीं करता है वो पूछ ले तो आपको करना आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक अपना ये छठा क्वेश्चन पूरा हो गया। सातवां मैंने बता दिया आपको, एरोमेटिक डाई एजोनियम लवण में अनुनादी संरचनाएं बनने के कारण अधिक स्थायी होता है, जबकि एलिफेटिक डाई एजोनियम लवण में अनुनादी संरचनाएं नहीं बनती, इसलिए क्या ये कम स्थायी होता है। एनिलीन की अनुनादी संरचना हमने पीछे बना ली है। ये अपने यहाँ तक ये क्या है, एमीन वाला चैप्टर अपना पूरा हो गया ये, ठीक है ना। तो एमीन वाला चैप्टर अपना पूरा हो गया, तो यहाँ तक ये 9वां चैप्टर भी हो गया। 10वां चैप्टर मैंने आपको पहले करवा दिया बायोमोलिक्यूल वाला। तो अपने क्वेश्चन बैंक जो था ना, उस क्वेश्चन बैंक में 12th के केमिस्ट्री का जो पार्ट था, केमिस्ट्री के 10 चैप्टर है, इन 10 चैप्टरों के हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे हैं, पीडीएफ बनाई है, और उस क्वेश्चनों के सबके हमने वीडियो सोल्यूशन बनाए हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखे हैं वो मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आपको सब मिल जाएंगे। 10th क्लास के पेपर भी मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, 12th क्लास के केमिस्ट्री के मिल जाएंगे। सभी बच्चे इसको देखें और बोर्ड एग्जाम में आपके लिए बहुत ही फायदेमंद ये रहेगा। अब इसको तैयारी करो, तब तक के लिए धन्यवाद।